देखो भाई बच्चों, अब हम लोगों ने कल के क्लास में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ा था। उसमें तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, बिकॉज बहुत छोटा सा एंड सबसे सिंपल चैप्टर आपका वही था। अब हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर जब पढ़ रहे थे, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पढ़ा था सबने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था। हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में oogenesis पढ़ा था, फॉलिक्यूलोजेनेसिस मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। फिर गुड फॉलिक्यूलोजेनेसिस इवनिंग के बाद मैम। यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया था। गुड इवनिंग। ये सारे टॉपिक मैंने आप लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन में करा दिए थे। ठीक है, जिसने का क्लास मिस हुआ है कुछ भी हो, उसको मैं एक बार हैंड रिटन नोट्स भी शेयर कर दूंगी, प्लस सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख लेना। ठीक है, अभी जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मेमोरी ग्लैंड, हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि भाई फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये 3 टॉपिक हमारे इस चैप्टर में बचते हैं, इसके अलावा तो कोई टॉपिक नहीं बचता ना। नो मैम। नो मैम। आ जाओ। तो सबसे पहले स्टार्ट करता है मेमोरी ग्लैंड से। नोट सब बना रहे हो ना अच्छे से अपने अपने? यस मैम, आपको शेयर भी करते हैं चैप्टर खत्म होने के बाद। ओके, मेमोरी ग्लैंड मैम मैं सबसे अपने पहले अलग से बनाता हूँ, शॉर्ट नोट्स प्लस क्लासरूम नोट्स नहीं, मैं अपने अलग से बनाता हूँ। कोई नहीं चलेगा, बस इतना होना चाहिए कि आप लोगों के पास एक प्रॉपर नोट्स मैं होने साथ के चाहिए। साथ हाईलाइट भी करता जाता हूँ। तो मेमोरी ग्लैंड कैसी ग्लैंड होती है? एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्टेड ग्लैंड होती है या फिर डक्टलेस ग्लैंड होती है? डक्टेड मैम ग्लैंड, डक्टेड। मतलब जिनका सिक्रीशन जो होता है वो किसके थ्रू पास ऑन होता है? डक्ट्स के थ्रू पास ऑन डक्ट्स। होता है डायरेक्टली। एंड मेमोरी ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन है? मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। अब इसका डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट होती है रिब्स। कितनी पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होती है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में पढ़ा होगा। मैम 12। 12 पेयर 12 होते हैं पेयर ऑफ मैम। रिब्स होती है ना। उसमें 7 ट्रू होती है और फॉल्स कितनी होती है? मैम 8 फॉल्स 9 3 10 होते हैं ना फॉल्स। मैम। मैम 1 8 9 10 मैम फॉल्स। फॉल्स 3 फॉल्स होती है और 2 फ्लोटिंग होती है। यस मैम। है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो रिब्स जो प्रेजेंट होती है बच्चा, रिब्स को हम बोलते हैं दीज आर द इंटर कोस्टल रिब्स। ये यहाँ पे इंटरकोस्टल रिब्स है। इंटरकोस्टल रिब्स से ही स्टार्ट होती है मेमोरी ग्लैंड। अब मेमोरी ग्लैंड के अंदर सबसे पहले प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे लोब्यूल्स। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो बेटा देखो, टोटल कितने लोब्यूल्स होते हैं? 15 to 20। 15 to 20 मेमोरी लोब्स हम जिनको बोलते हैं, दीज आर द 15 से 20 लोब्स प्रेजेंट है। अब इन 15 से 20 लोब्स के अंदर अगर मैं एक लोब की बात करूंगी तो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या? एल्व्यूलस। एल्वेलाई। एल्व्यूलस, एल्व्यूलस कैसी सेल्स होती हैं? एल्व्यूलस होती है मिल्क सीक्रेटिंग मैम मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स। मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स। इन्हीं मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स के ऊपर, सरफेस के ऊपर एक और सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मायो एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल। मायो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है ये। इन सेल्स का फंक्शन क्या होता है ना, एक बार पूरा डायग्राम ड्रॉ करके जब मैकेनिज्म समझाऊंगी वहां पे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे होगी सबसे पहले मेमोरी लोब्स 15 से 20, उनके अंदर एल्व्यूलस प्रेजेंट है। अब एल्व्यूलस के अंदर मिल्क जो बन रहा है वो मिल्क
कहाँ से निकलेगा, कौन सी ट्यूब्यूल के थ्रू आएगा? लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल। मेमोरी ट्यूब्यूल। सबसे पहले मेमोरी डक्ट प्रेजेंट होगी, फिर मेमोरी डक्ट एक यहाँ से आ रही होगी, यहाँ से आ रही होगी, सारे के सारे लोब से अलग अलग मेमोरी डक्ट आ रही होगी या नहीं? यस मैम। यस मैम। कंबाइन हो जाएगी और कंबाइन होके एक डक्ट बनाएगी, इसको बोलेंगे हम आपका लेक्टिफेरस। क्या बोलेंगे? लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट। और इन्हीं के अंदर एक स्वोलन अप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है डक्ट्स के अंदर ही, जिसको हम बोलते हैं एम्फुला, जैसे कि एम्पुला। एम्फुला। फिर उसके बाद लेक्टिफेरस डक्ट्स के बाद कौन सी डक्ट होती है? मेमोरी डक्ट। यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका, देखो सबसे पहले आई हमारे पास आपका मेमोरी लोब। मेमोरी लोब्स के अंदर एल्वियोलस के अंदर मिल्क सिक्रीट हुआ, एल्वियोलस से मिल्क किसके अंदर आया? मेमोरी डक्ट के अंदर। सारी की सारी मेमोरी डक्ट ने मिलके कॉमन डक्ट बना दिया लेक्टिफेरस डक्ट। उस लेक्टिफेरस डक्ट के अंदर एक स्वेलन अप पार्ट था, उसको हमने बोला आपका एम्फिला। फिर सारी की सारी आगे जाके कॉमन अप ओपन होंगी किसके अंदर? निप्पल के अंदर। सबकी सबका एक कॉमन पॉइंट होता है यहाँ पे निप्पल। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है यहाँ पे, मेमोरी ग्लैंड के ऊपर एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है ऐसे, जो मेमोरी ग्लैंड को आपका अटैचमेंट देने का काम करता है। इसको हम बोलते हैं आपका सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, रिब्स को और मेमोरी ग्लैंड को आपस में अटैच रखने का काम करती है एक मसल्स। रिब्स और मेमोरी ग्लैंड के बीच में अटैचमेंट का काम करती है आपकी मसल, जिनको हम बोलते हैं पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स। ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या क्या आएगा यहाँ पे? एल्वियोलस, कितने मेमोरी लोब होते हैं, ये क्वेश्चन आएगा। मिल्क की डायरेक्शन पूछ लेंगे, तो सबसे पहले किसके अंदर आपका एल्वियोलस, एल्वियोलस से मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट के बाद एम्फिला, एम्फिला के बाद लेक्टिफेरस डक्ट, देन निप्पल। ये पूरे के पूरे पार्ट्स आप लोगों को याद रखना है। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट देखो, ग्रोथ ऑफ मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट स्टार्ट होती है कब? एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं हम आपका? थैलार्क। दिस इज नोन एज थैलार्क। एंड एक बार ग्रोथ होती है कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब प्यूबर्टी के टाइम पे ग्रोथ स्टार्ट हो रही है उस स्टेज को बोलेंगे थैलार्क। जब प्रेगनेंसी के टाइम पे ग्रोथ होगी उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? उसको भी थैलार्क ही बोलते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? जैसे कि हम लोगों ने oogenesis के अंदर पढ़ा था, oogenesis में जैसे ही प्यूबर्टी अटेन हुई थी तो मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया था, नहीं हो गया था? यस मैम। यस मैम। क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम पे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स बॉडी में आ जाता है। सेम प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसे कौन से हार्मोन्स बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में होते हैं जिसकी वजह से थैलार्क का अमाउंट बढ़ जाता है, मतलब थैलार्क और ज्यादा होने लग जाता है, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड इंक्रीज हो जाती है। कौन से हार्मोन होता है प्रेगनेंसी के टाइम? मैम प्रोजेस्टेरोन और इजेस्ट्रोन। प्रोजेस्टेरॉन होता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट पीआरएल एंड एचपीएल हार्मोन्स होता है। पीआरएल और एचपीएल ये दो हार्मोन्स है जो आपकी प्लेसेंटा से सिक्रीट होते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोजन भी होता है। ये सारे के सारे हार्मोन्स किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के अंदर पाए जाएंगे जो उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पीआरएल एंड एचपीएल। मैम इनकी फुल फॉर्म क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ह्यूमन प्लेसेंटल हार्मोन। लैक्टोजन। ये दोनों के दोनों लेक्टोजेनिक हार्मोन होते हैं। लेक्टोजेनिक मतलब जो क्या एक्यूमुलेट कराएंगे? लैक्टेशन रिस्पॉन्सिबल होंगे, लैक्टेशन। अब लैक्टेशन वाला मैकेनिज्म देखो, स्लाइड चेंज करो। यस मैम। हमने देखा कि मेमोरी ग्लैंड के अंदर एक सेल्स प्रेजेंट है एल्वियोलस, जो मिल्क को सिंथेसाइज करेंगे, मतलब मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स है। कौन सी सेल्स? एल्वियोलस। मिल्क
सिक्रीटिंग सेल्स। अब मिल्क का जो सिक्रीशन होता है वो प्रेगनेंसी के बाद, जब पार्चुरेशन प्रोसेस होता है उसके बाद मिल्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं, पार्चुरेशन के एकदम बाद मिल्क सिक्रीट होता है। ऐसा क्या होता है पार्चुरेशन के बाद बॉडी के अंदर कि सेम टाइम पे मिल्क सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है? मैम ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन, वेरी गुड। बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन आ जाता है। कब आता है ऑक्सीटोसिन? मैम Parturition. पार्चुरेशन या फिर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन कराने पार्चुरेशन के लिख लिए। ले, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो जैसे ही ऑक्सीटोसिन मैम बॉडी के अंदर रिलीज होता है, हाँ जी, मैम पार्चुरेशन क्या होता है? पार्चुरेशन का हार्मोन मतलब होता है चाइल्ड बर्थ। डिलीवरी फेज जो होता है ना उसको बोलता है पार्चुरेशन। ओके मैम। तो पार्चुरेशन के टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे यूट्रस का बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन कराना पड़ता है। तो कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन क्या कराता है? कॉन्ट्रैक्शन कराता है, कॉन्ट्रैक्शन। जिसकी वजह से पार्चुरेशन होता है। तो ये ऑक्सीटोसिन दो काम करेगा, देखो, पार्चुरेशन भी करा रहा है और सेम टाइम पे पता है क्या करेगा, ये ऑक्सीटोसिन आएगा और ये मायो एपिथेलियल सेल्स जो होती है ना, इन सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ही ऑक्सीटोसिन बॉडी के अंदर सिक्रीट हुआ कि भाई पार्चुरेशन चल रहा है, सेम टाइम पे ऑक्सीटोसिन इन रिसेप्टर्स से बाइंड करेंगे आके, इन रिसेप्टर्स से बाइंड करेंगे, एल्वियोलस का कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, एल्वियोलस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स अपने अंदर से मिल्क सिक्रीट करना बाहर शुरू Secrete करेंगे। करना चलेगी। तो इसका मतलब मेरे पास दो हार्मोन्स होंगे। एक वो हार्मोन होगा जो मिल्क का सिक्रीशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मिल्क बनवाना एंड मिल्क इजेक्ट आउट कराना, दोनों में डिफरेंस है। इजेक्शन के लिए तो हमने देखा भी कौन सा हार्मोन है, Oxytocin. ऑक्सीटोसिन है। मिल्क सिक्रीशन के लिए होता है आपका PRL प्रोलैक्टिन Progesterone. अब इन दोनों हार्मोन्स के अंदर डिफरेंस पूछा जाता है कि भाई कौन सा इजेक्शन कराता है, कौन सा सिक्रीशन। तो याद रखना, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है मायो एपिथेलियल सेल्स के ऊपर, जो कॉन्ट्रैक्शन करा के एल्वियोलस का मिल्क को इजेक्ट कराता है। ऑक्सीटोसिन कहाँ से सिक्रीट होती है? पोस्टीरियर। Posterior पिट्यूटरी। pituitary. और प्रोलेक्टिन कहाँ से सिक्रीट होता है? Anterior पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से। बताओ यहां तक सबको समझ में आ गया? Yes. यस मैम। यस मैम। फिर से समझो, याद क्या रखना है? सस्पेंसरी लिगामेंट्स के बारे में आपको याद रखना है। ये पैक्टोरेलिस मेजर मसल्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्यूबर्टी गोनाडोट्रोपिन की वजह से होती है, लाल। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, पीआरएल, एचपीएल इनकी वजह से होती है। एल्वियोलस होते हैं। कितने मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम याद रखना है आपको। फिर ये क्वेश्चन हमेशा मिलेगा, मिल्क सिक्रीशन और मिल्क इजेक्शन वाला, ठीक है। फिर आता है बच्चों, फर्स्ट मिल्क कब रिलीज होता है? फर्स्ट मिल्क जो रिलीज होता है जस्ट आफ्टर द पार्चुरेशन, उसको हम बोलते हैं आपका Colostrum. कोलेस्ट्रम, जो कि येलोइश कलर का होता है। अब ये बोला जाता है कि जो मिल्क होता है आफ्टर द पार्चुरेशन वो बेबी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। क्यों? बिकॉज इसके अंदर न्यूट्रिशन। Nutrition ज्यादा होता है। antibodies होती हैं, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी होता है। बट कोलेस्ट्रॉल हमेशा याद रखना पुअर इन आयरन होता है, आयरन बहुत कम होता है इसके अंदर। बट एंटीबॉडी, इसी की वजह से एंटीबॉडी डायरेक्टली बॉडी के अंदर जा रही है एक बेबी के। तो ये किस टाइप का इम्यूनाइजेशन है, एक्टिव या पैसिव? Ma'am, passive. नेचुरल पैसिव इम्यूनाइजेशन है। ये आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर जब पढ़ाओगे ना वहां पे समझ में आएगा, क्योंकि बनी बनाई एंटीबॉडी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बॉडी के अंदर जा रही है। दिस इज नोन एज नेचुरल पैसिव इम्यूनाइजेशन। मैम कुछ फीमेल्स में मैम पार्चुरेशन के बाद मैम मिल्क इजेक्ट नहीं होता, तो मैम उनके बेबीज में फिर प्रॉब्लम हो सकती है अगर उनको उनके अंदर एग्जैक्टली जिसके अंदर
जो बेबी मदर जो होती है वो फीडिंग नहीं करा पाती है, उनके जो बेबीज होता है हमेशा उनकी इम्यून सिस्टम वीक मिलेगा, हमेशा। और एक और इम्पॉर्टेंट टर्म होती है, एक होता है लैक्टेशनल एमनियोरिया। स्पेलिंग लेक्टेशनल एमनियोरिया का मतलब होता है जब तक लेक्टेशन चलता है, लेक्टेशन का पीरियड कितना होता है, 6 मंथ्स का होता है। 6 months. मैम 6 months 6 मंथ्स तक मेंस्ट्रुअल साइकिल तब का तक सेसेशन जीएनआरएस रुक जाता है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल सेसेशन हो जाता है। सेसेशन का मतलब होता है स्टॉप होना। 6 मैम। मंथ्स तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। हाँ जी। मैम लैक्टेशनल एमेरिया में प्रेगनेंसी के चांस कम होते हैं ना? हाँ, लैक्टेशन एमनियोरिया में प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होता है, बहुत कम, बिकॉज वहां पे ओवा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होता है। इसी को ही एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह भी यूज किया जा सकता है। बिकॉज प्रेगनेंसी के चांसेस एकदम नील होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसका मतलब 6 मंथ्स तक किसी भी फीमेल बॉडी के अंदर एग भी नहीं बनेगा ना। अब इसी के ऊपर ना न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी आप लोगों ने जो प्रीवियस ईयर्स करोगे ना, आपको मिल जाएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जैसे कि सपोज करो मैंने बोला कोई फीमेल है 12 मंथ्स तक, अच्छा 12 मंथ्स में उसकी बॉडी के अंदर कितने एग्स बनेंगे, 12 ही एग बनेंगे ना। यस मैम। 12 egg बनेंगे, ठीक है। अब यस मैम, सपोज हर कर रहे हैं महीने। कोई भी फीमेल है, ठीक है, कोई भी फीमेल है, फीमेल की एज है आपका, नहीं एज मत कंसीडर करो, उसकी प्रेगनेंसी वाला टाइम पीरियड। प्रेगनेंसी हमेशा कितनी होती है, 9 मंथ्स की होती है, प्लस उसका लेक्टेशन, लेक्टेशन कितना, 6 मंथ्स का, 9 और 6 कितना हो गया, 15 months. 15 मंथ्स। तो हमेशा ना जनरली आप लोगों से यहाँ पे एग का काउंट पूछा जाता है, तो ध्यान रखना अगर कहीं पे भी प्रेग्नेंट लेडी का पूछा तो प्रेग्नेंट लेडी का 9 मंथ तो उसका गेस्टेशन पीरियड माइनस कर देना, प्लस 6 मंथ्स उसका लेक्टेशन माइनस कर देना, 9 और 6 15, तो 15 एग्स माइनस करके तब आंसर निकालना हमेशा। ये पूछता है कि देखो एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज करो कोई फीमेल है उसकी एज है 26, ठीक है, अब बोलते कि उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई थी 12 की एज में, इस बीच में उसके 2 बेबीज थे, तो टोटल अब तक उसकी बॉडी के अंदर कितने एग्स बने होंगे, जरा कैलकुलेट करना एक बार। एज है 26, उस बीच में 2 बेबीज हो गए और 12th एज में उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ था, कितने एग्स उसकी बॉडी में अब तक बने होंगे, फाइंड करो चलो सबके सब। मैम ये आप दोबारा बता दीजिए, मैं लीव हो गई थी क्लास से। देखो बेटा मैंने ये बोला कि हम लोग जनरली कभी भी किसी भी फीमेल के अंदर एग्स काउंट करेंगे, तो अगर वो फीमेल हमें पता है कि भाई 12 मंथ्स है 1 ईयर में, तो 1 ईयर में उसके कितने एग बनेंगे, 12 ही एग बनेंगे, एवरी मंथ सिर्फ एक एग रिलीज होता है। लेकिन अगर उसने प्रेगनेंसी हुई है, कंसीव किया है, तो प्रेगनेंसी हुई है तो एक प्रेगनेंसी के उसके 15 एग्स हम माइनस करेंगे उसके अंदर से। मैम एक प्रेगनेंसी के 15 एक्स माइनस करेंगे? हाँ, क्योंकि 9 एग्स तो किसके होंगे, प्रेगनेंसी 9 मंथ गेस्टेशन पीरियड और 6 मंथ्स का लैक्टेशन होगा। यस मैम। तो लैक्टेशन के टाइम पे वो मैम 12 एग बनेंगे। आप कैलकुलेट कर, देखो 12 से लेके 26 तक कितना आ रहा है डिफरेंस, कितने एज हुआ, मैम 14 14. साल। 14 ईयर हुआ। 14 ईयर में उसने 2 बेबीज भी थे, तो 2 बेबीज मतलब 15 इंटू 2 30। 30 एग्स आपको रिमूव करना है, तो 14 ईयर्स में उसके कितने एग्स बनोगे, 1 ईयर में 12 मंथ्स, 12 इंटू 12 ईयर्स, 134. मैम 138।
14 ईयर है, एक ईयर में कितने बनते हैं? 12। क्या हो जाएगा आंसर? 168 Yes, ma'am. 168. माइनस कर दो 30, मैम 138 है। हाँ, 130. तो ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है। सिर्फ प्रेगनेंसी पे ध्यान रखना है कि भाई प्रेगनेंसी उसका 50 कितने मंथ्स का होगा? 6 मंथ्स का होगा, और 9 मंथ्स उसके गेस्टेशन के हटा देने हैं। सिंपल है। 50 याद रखो, एक प्रेगनेंसी में 15x नहीं होंगे, तो 2 प्रेगनेंसी में 30x नहीं होंगे, बाकी उसकी एज देख लो। Okay, ma'am. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? बताओ जल्दी से। नो मैम। नो मैम. मैम हाँ जी। मैम जैसे प्रेगनेंसी का टाइम 9 मंथ्स होता है, लेकिन अगर कोई बेबी 10 मंथ्स या 11 या फिर 12 मंथ्स में अगर होता है तो उसकी कंडीशन क्या होगी? या फिर ऐसा हो सकता है कि नहीं होता, 12 मंथ्स नहीं होते किसी के भी, या फिर मैक्स टू मैक्स 9.5 चला जाता है। अब मैम जो प्री मेच्योर होते हैं 7 मंथ्स, मैम वो कैसे पहले हो जाते हैं? प्री मेच्योर वाला हो जाता है। प्री मेच्योर में जनरली कुछ ना कुछ वहां पे एबनॉर्मेलिटीज होती है। मैक्स जो टाइम पीरियड होता है ना 8 मंथ, 8th के भी एंड में होता है पार्चुरेशन, 8th के एंड में या 9th के स्टार्टिंग में, मिडल में, कभी भी पार्चुरेशन होता है। वो डिपेंड करता है फीटस की ग्रोथ के ऊपर। किसी किसी का फीटस बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, किसी किसी का फीटस ग्रो होने में प्रॉपरली टाइम लगाता है, क्योंकि पार्चुरेशन तब होता है जब मदर वॉर्म के अंदर फीटस पूरी तरीके से ग्रो हो जाता है। अब उसको ग्रो होने के लिए उस जगह नहीं मिल रही है, वो सफोकेटिंग फील करने लग जाता है। जब वो सफोकेटिंग फील करता है तब उसके अंदर से हार्मोन्स रिलीज होता है, वो भी समझाऊंगी पार्चुरेशन वाले प्रोसेस में। ठीक है, Yes. चलो यहाँ तक हमें समझ में आया। अब थोड़ा सा ना हम लोग पहली वाली स्टोरीज एक बार रिकैप कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था, oogenesis हम जब पढ़ रहे थे, oogenesis के टाइम पे केस था मेरे पास, प्रेजेंट थे सेकेंडरी oocyte, साइट जो कि अरेस्टेड था कौन से स्टेज में? मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में. अरेस्टेड इन मेटाफेज 2। ये मेटाफेज 2 में हमारे पास अरेस्टेड था। अब इसका अरेस्ट ओपन कब होगा? फर्टिलाइजेशन का टाइम। आफ्टर फर्टिलाइजेशन. आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म, जब स्पर्म की एंट्री होगी तब। हमने एक केस देखा था कि भाई अगर कोई एंट्री नहीं हुई, नो एंट्री मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पूरा केस हम लोग पढ़ चुके हैं। Yes. मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी, क्या क्या कंडीशन रहेंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भाई अगर स्पर्म की एंट्री हो जाएगी तो उस टाइम पे क्या होगा। तो अगर स्पर्म की एंट्री हो गई, सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करके क्या बना लेगा? जाइगोट. मियोसिस 2 कंप्लीटेड। यहाँ पे आपका बनेगा जाइगोट नहीं बनता बेटा, ऊटेड बनेगा पहले, Ooted. और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा। ये होगा यहाँ पे। एंड अब ये ऊटेड स्पर्म के साथ मिलेगा, फर्टिलाइजेशन करके तब जाइगोट बनाएगा। ये पूरा का पूरा इवेंट आएगा किसमें? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन इतना इजी प्रोसेस नहीं है। अब फर्टिलाइजेशन को समझेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, बिकॉज हमें पता है कि वन टाइम इजैकुलेशन में कितने स्पर्म आते हैं? 20 200 to 3 million. 200 to 300 मिलियन। मिलियन स्पर्म आता है। अब इन 200 से 300 मिलियन में सारे के सारे स्पर्म तो फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे ना ऊटेड के साथ, कोई भी That's एक correct. स्पर्म फर्टिलाइज कर पाएगा, सिर्फ एक स्पर्म। अब वो स्पर्म कौन सा होगा? स्पर्म किसी भी मैन को हम लोग फर्टाइल कब बोलते हैं, वो कंडीशन आपको याद है ना? 60% हमारे पास प्रॉपर उनकी बॉडी शेप एंड स्ट्रक्चर साइज से। होना चाहिए। उन 60 का भी फिर 40% के पास प्रॉपर मोटाइलिटी होनी चाहिए। विगरस Yes, ma'am.
है ना, विग्रस मोडाइलिटी होनी चाहिए, ये हम लोगों ने वहां पे केस पढ़ा है। तो अब फर्टिलाइजेशन के अंदर आ रहा है स्पर्म की स्ट्रक्चर सबको याद है? यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के अंदर कुछ स्टेप्स होता है। सबसे पहला स्टेप लिखो, स्टेप 1। स्टेप 1 इज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के अंदर होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, स्पर्म का ट्रांसफर होगा ma'am. इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ट्रांसफर ऑफ sperm into फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, पहला स्टेप 1 हो गया। अब नेक्स्ट आओ स्टेप 2। स्टेप 2 में होगा अप्रोच, अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवा, कि भाई स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंच गया है, लेकिन अब स्पर्म को कैसे पता चलेगा कि उसको किस सेल के साथ फर्टिलाइज करना है, वो पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर कैसे ओवा को फाइंड करेगा। तो उन दोनों के बीच में ना एक केमिकल अट्रैक्शन होता है, स्पर्म और ओवा के बीच में। बहुत क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पे। जो ओवा होता है ना उसके, अब ये कंफ्यूज मत होना कि मैम पहले ऊटिड लिखा तो यहाँ पे ओवा लिख लो, बात एक है। ऊटिड लिख लो या ओवा लिख लो, या एग लिखना चाहो एग लिख लो। ओवा के पास एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजिन, और स्पर्म के पास एक केमिकल होता है एंटी फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन, ये दोनों के दोनों केमिकल्स अपोजिट एक दूसरे, जैसे होता है ना पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ऐसे ये Yes. दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होगा जिसके थ्रू एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इस अट्रैक्शन वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन। अब स्पर्म ने ओवा को फाइंड कर लिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। अब स्पर्म को फटाफट से किसके पास पहुंचना है? ओवा के पास पहुंचना है। तो उसको अपनी मोटाइलिटी बढ़ानी पड़ेगी, नहीं बढ़ानी पड़ेगी? यस मैम। अब स्पर्म अपनी मोटाइलिटी बढ़ाने के लिए क्या करेगा? स्पर्म जब मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर था तब एपिडिडाइमिस वाले पोर्शन में हमने उसके हेड पे बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट कराया था। अब उस कोलेस्ट्रॉल को मेरे को हटाना है पहले, तभी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। कैपेसिटेशन होगा। कैपेसिटेशन में क्या करेगा? जितना भी कोलेस्ट्रॉल उसने डिपॉजिट किया था उसको लॉस करेगा। लॉस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब लॉस ऑफ कोलेस्ट्रॉल होगा तो ये वाला डीकैपेसिटेशन कहाँ पे था? एपिडिडाइमिस में, और कैपेसिटेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। ये बहुत क्वेश्चन आता है। फिर आता है नेक्स्ट वन, मेरे पास होगा स्टेप 4। स्टेप 4 में आती है मेरे पास एक्रोसोमल रिएक्शंस। अब ये एक्रोसोमल रिएक्शन क्या है? हमने देखा था स्पर्म का जो हेड वाला पार्ट था एक्रोसोम, जो गोल्जी बॉडी के मॉडिफिकेशन से बना था, ठीक है, उसके पास कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट थे जो एंजाइम्स हेल्प करेंगे स्पर्म को ओवा के अंदर एंटर होने में। 3 रिएक्शंस होंगे यहाँ पे मेजरली। देखो, ओवा के बाहर प्रेजेंट होता है एक एसिड जिसको हम बोलते हैं हाइलुरोनिक एसिड। ओवा के बाहर लेयर है कोरोना रेडिएटा, फिर जोना पेल्यूसिडा। क्या होता है अब? हाइलुरोनिक एसिड से क्या कौन बचाएगा स्पर्म को? हाइलुरोनिक एसिड से बचाने के लिए एग्जैक्टली हाइलुरोनिडेज, जो इस एसिड को डिग्रेड कराएगा। कोरोना रेडिएटर से बचाएगा कौन? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। जोना पेल्यूसिडा से बचाएगा कौन? ठीक है। सबसे पहले क्या किया? जैसे ही स्पर्म आया ओवा के पास, बाहर वाला हाइलुरोनिक एसिड हाइलुरोनिडेज एंजाइम से हटा दिया। फिर अंदर आया कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के लिए उसने यूज कर लिया कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना रेडिएटर डाइजेस्ट।
फिर अंदर आया जोना पेल्यूसिडा, जैसे ही जोना पेल्यूसिडा के पास है उसने अपना एक्रोसिन एंजाइम निकाला, उसको हटा दिया और डायरेक्ट एंटर हो जाएगा किसके अंदर, ओवरी, ओवा ओवा। ओवा के अंदर, ओवरी नहीं ओवा। अब क्या होता है देखो बच्चों ध्यान से समझना, अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस आएगा। यहाँ पे एक केस है कि भाई 200 से 300 मिलियन स्पर्म है, हर एक के पास एक्रोसोम होगा, यस हर एक के पास सारे एंजाइम होंगे, तो फिर तो भाई सारे के सारे एंजाइम ही हटा के एंटर हो जाएंगे। हम पॉलीस्पर्मी को कैसे प्रिवेंट करेंगे, देखो ध्यान से समझना कि हमें जो पता है कि मैक्स या तो एक स्पर्म का फर्टिलाइज कर सकते हैं, 2 स्पर्म फर्टिलाइज कर सकता है, तभी तो ट्विंस बन जाते हैं जब 2 स्पर्म फर्टिलाइज करता है। यस मैम। अभी मैम सपोज कर दो मेरे स्पर्म पास फर्टिलाइज करते हैं तो ट्विंस बनते हैं। 2 केसेस होता है, या तो 2 स्पर्म फर्टिलाइज ट्विन भी करते 2 हैं टाइप के होते हैं ना। या फिर जाइगोट, एक होता है फ्रेटर्नल और एक होता है, एक फ्रेटर्नल होता है और एक और कौन सा होता है, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल में होता है 2 स्पर्म। अच्छा आप लोगों ने केस सुना होगा ना ट्विंस का, एक तो वो वाले ट्विंस होता है कि भाई बिल्कुल सिमिलर दिखता है, सारी एक्टिविटीज यस मैम। एक वो ट्विंस होता है किसी का एक बेबी गर्ल हो गया एक बॉय हो गया, या अलग अलग भी दिखता है यस मैम। ना, 2 केसेस आता है। तो वो जो बिल्कुल सेम सेम दिखते हैं ना, सेम ही एक्टिविटीज करते हो, पता है कैसे बनता है, एक स्पर्म फर्टिलाइज करेगा एक ही ओवा के साथ, एक जाइगोट बनेगा। जब जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा होता है ना, तो हमारे पास एम्ब्रियो की जितनी भी सेल्स होती हैं, सारी की सारी सेल्स स्टेम सेल्स होती हैं। अब हमें पता है स्टेम सेल्स के अंदर कैपेबिलिटी होती है पूरा का पूरा नया इंडिविजुअल बनाने की। टोटल अगर पोटेंशियल। एम्ब्रियो बनते टाइम कोई एक सेल जाइगोट से अलग हो जाए, एम्ब्रियो से अलग हो जाए, तो वो सेल भी एक नया एम्ब्रियो बना डालती है, एक नया फीटस बनवा देती है। तो एक ही जाइगोट मतलब एक ही स्पर्म से 2 बने, तो एक ही स्पर्म वाली क्वालिटी दोनों के अंदर होगी या नहीं होगी, तब आइडेंटिकल Yes, ma'am. बनेंगे। फ्रेटर्नल कब बनेंगे, नॉन आइडेंटिकल कब बनेंगे, जब 2 स्पर्म फ्यूज करेंगे। अब हो सकता है एक स्पर्म के पास बेबी गर्ल वाला क्रोमोसोम है, एक के पास बॉय वाला, इसलिए बेबी गर्ल और बॉय दोनों भी बन जाता है, या दोनों बॉय बॉय या दोनों गर्ल गर्ल भी बन जाती है। मैम तो जैसे जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलपमेंट में वो डिवाइड हो जाते हैं सेल्स, मैम ऐसे हर केस में क्यों नहीं होता? हर केस में नहीं होता, बिकॉज जो थोड़ा एबनॉर्मल केस होता है कि कभी कभी जैसे होता है ना बाय चांस हो गया है केस, बाय चांस वाला केस है ये, सबके Okay, थोड़े ma'am. ना होता है आइडेंटिकल। इवन जो होता है ना टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कोई भी कराता है, अगर आप लोगों के नियर अबाउट किसी एरिया में कराया होगा तो हमेशा देखना टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होता है ना, हमेशा आइडेंटिकल बनता है, 2 बनता है हमेशा, उसके अंदर बहुत केस देखा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में ये। चलो टॉपिक पे आते हैं, तो ये हमारा अभी सेकेंडरी साइड है, अभी ध्यान से समझना, अभी स्पर्म की एंट्री नहीं हुई इसके अंदर। कैसा है, इसके बाहर कौन सी लेयर है, जोना पेल्यूसिडा, ये जोना पेल्यूसिडा है। जोना पेल्यूसिडा के बाहर कौन सी होगी, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। ये कोरोना रेडिएटा, और बाहर हाइल्यूरोनिक हाइलुरोनिक एसिड। एसिड। बहुत सारे स्पर्म्स आ रहे हैं, अब सारे के सारे स्पर्म तो फर्टिलाइज नहीं करेंगे। सपोज ये एक स्पर्म आया, ये सबसे ज्यादा क्लोज है, ये स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। अब ध्यान से समझना, जैसे ही पहला स्पर्म ने सबसे बाहर, ये तो हमारा कौन सा सेल है, हाइल्यूरोनिक एसिड है, उसको तो हाइल्यूरोनिडेज से सारे हटा देते हैं। बात कहाँ से स्टार्ट होती है, स्टार्ट होती है हमारे जोना पेल्यूसिडा से, जो अंदर वाली है ना, दिस इज जोना पेल्यूसिडा। ये जोना पेल्यूसिडा होता है जो प्रिवेंट करता है पोलीस्पर्मी को। पोलीस्पर्मी का मतलब होता है कि भाई बहुत सारे स्पर्म ना एंटर हो जाए, एक ही स्पर्म एंटर हो, उस चीज को देखो, लिखो इस चीज को, एज स्पर्म, जैसे ही स्पर्म ने सबसे पहले किसको टच किया, जोना पेल्यूसिडा को, सबसे पहले जैसे इसने जोना पेल्यूसिडा को टच किया, तो जोना पेल्यूसिडा के अंदर कुछ चैनल्स बने होते हैं जिनको हम बोलते हैं सोडियम चैनल्स। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, देन यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगी ऑफ सोडियम
चैनल्स, सोडियम चैनल्स की ओपनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर याद है Yes, आप लोगों को, यस मैम। Yes, ma'am. जैसे स्टिमुली आती थी पहले क्या होता था, पहले बाहर का पॉजिटिव होता था, अंदर का नेगेटिव, डिपोलराइजेशन हो जाता था। बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। स्टिमुली आती थी तो बाहर सोडियम जो चैनल्स थे वो ओपन हो जाते थे, चैनल्स Yes, ओपन होते ma'am. थे, सबसे पहले Yes. पोटेशियम वाले होते थे, एंटर हो जाती थी, परमिएबिलिटी चेंज हो जाती थी। सेम यहाँ पे होगा, जैसे ही जोना पेलुसिडा को स्पर्म ने टच किया सोडियम चैनल ओपन हो गए, सोडियम अंदर आना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो क्या हो जाएगी, डिपोलराइज। पोलराइज। Polarize. जैसे ही ये डिपोलराइज स्टेट में क्या होता है, डिपोलराइज में आउटर तो होता पोलैरिटी है रिवर्स हो जाती है। नेगेटिव और इनर क्या हो जाता है Positive. पॉजिटिव। जैसे ही ये वाली कंडीशन बनती है तो भाई और बाकी के स्पर्म जोना पेलिसिडा को टच ही नहीं कर पाएंगे। पहला चीज, जैसे ही स्पर्म ने जोना पेलिसिडा को टच किया उसकी मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी। परमिएबिलिटी चेंज हो गई तो इसका मतलब हमने क्या करा दिया, ये है आपका फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। अभी फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी क्यों बोला, बिकॉज भाई ये एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत फास्ट होगा। अचानक से पहला स्पर्म आया फटाफट से, जैसे होता है ना रेस में कोई दौड़ रहा होता है तो एक रिबन लगा देता है, तो जो सबसे पहले होता है रिबन को तोड़ देता है, होता है नहीं होता है, फिर Yes, बाकी yes. वाले कितने ही आते रहो, बाकी वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम चीज यहाँ पे है, जो सबसे फास्ट दौड़ रहा है वो आएगा और जोना पेलिसिडा को सबसे पहले टच कर देगा, तो बाकी और लोग टच करते रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी तो चेंज ही हो गई। अभी इस पर एंटर नहीं हुआ, अभी सिर्फ मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज हुई। ये इसको हम बोलते हैं हम आपका, दिस इज नोन एज जोना रिएक्शन, जो जोना पेलुसिडा ने कराई। एक रिएक्शन होती है कॉर्टिकल रिएक्शन, इतना लिख लिया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। Yes. Yes, ma'am. नेक्स्ट रिएक्शन होती है मेरे पास कॉर्टिकल रिएक्शन। अब देखना जरा कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है। ऐसे मेरे पास एक सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte एक सेल ही तो है ना, Yes. यस Yes. मैम। एक सेल ही है ये, तो इसके पास भी आपका एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्म और कौन से वाला होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक Smooth. रेटिकुलम एससीआर। प्रेजेंट होता है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, कॉर्टिकल रिएक्शन होती है। कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है कि भाई जैसे ही स्पर्म ने सबसे पहले जोना पेलुसिडा को टच किया, सिग्नल अंदर गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने अपने आप को डिपोलराइज्ड कर दिया। इसके साथ साथ क्या होता है ना यहाँ पे आपका, जैसे ही देखो, जैसे ही आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डिपोलराइज हुई, डिपोलराइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिग्नल देगी, गिव सिग्नल टू, अंदर प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स, उनको सिग्नल दिया। और ये कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। एंड इन्होंने स्टार्ट कर दिया फॉर्मेशन ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बनाने शुरू कर दिए, अपने अंदर से छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बनाने शुरू कर दिए। अब ये सारे के सारे देखो क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिग्नल गया, वो डिपोलराइज हो गई, फिर उसने आपके एससीआर के अंदर प्रेजेंट थे कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल, उनको सिग्नल दिया। इन्होंने अपने अंदर से कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स निकालने शुरू कर दिए। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या होता है ना, ऐसे बाहर वाले स्पेस में आ जाएंगे, यहाँ पे सारे के सारे ऐसे इस स्पेस में आगे इकट्ठे हो जाएंगे। मैम कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहाँ पे आगे हो हाँ, जाएंगे। सारे के सारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बाहर वाले स्पेस में आगे इकट्ठे हो जाएंगे। अब एक एक्स्ट्रा लेयर बन गई, नहीं बन गई यहाँ पे कॉर्टिकल्स की, यस मैम। नहीं है। इसका मतलब अब कितने भी स्पर्म आते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर एंटर ही नहीं हो पाएंगे, बिकॉज कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के लेयर बन चुके हैं यहाँ पे। तो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कौन से स्पेस में आए, ये आपके पेरी
पेरिविटेलियम स्पेस। और इस मैम स्पर्म के पेरिविटेलियम पास स्पेस, मैम तो जो कॉर्टिकल पहला ग्रैन्यूल्स स्पर्म, होते हैं। बोलो 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 बोलो। मैम जो पहला स्पर्म जोना के अंदर गया था मैम, वो भी फिर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स की वजह से अंदर नहीं जा पाएगा? नहीं, वो तो जाएगा, पहले वाला जाएगा जिसने जोना पेल्यूसिडा को डिपोलराइज करा दिया, वो अंदर चला गया। फिर उसने अंदर जाके एक सिग्नल मिला कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल, उसने बोल दिया कि भाई मैं अब अंदर आ चुका हूँ, अब आप बाहर एक कवरिंग बना दो। तब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की कवरिंग बनती है, जब एक स्पर्म अंदर एंटर हो जाता है, मैम ताकि कोन और कोई टाइप अंदर बन एंटर जाता ना है ना पाए। वहाँ। क्या बेटा? मैम कोन टाइप बन जाता है ना जहाँ पे हाँ, पहला इसी को हम बोलते हैं, वो तो फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी था, ये थोड़ा स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी है, इसको भी हम ब्लॉक पॉलीस्पर्मी बोल देते हैं, क्योंकि इस काम को होने में थोड़ा टाइम लगेगा। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स निकलेंगे सारे के सारे, प्रीविटेलियन स्पेस में आके इकट्ठे हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा लेयर बना लेंगे, जो एक्स्ट्रा लेयर आपका प्रिवेंट करेगी किसको? पॉलीस्पर्मी को। पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी को। मैम स्पर्म के पास ये लेयर वो डिग्रेड करने के लिए एंजाइम नहीं होते? स्पर्म के पास एंजाइम्स किसको डिग्रेड करने के लिए? मैम ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल नहीं नहीं, इसके लिए कोई एंजाइम नहीं होता है उनके पास। ओके। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज और आती है कि हमने बोला था कि भाई जैसे ही स्पर्म की एंट्री होगी, स्पर्म की एंट्री होते ही हमारा जो सेकेंडरी oocyte है वो अपना मियोसिस 2 कंप्लीट कर देता है। आखिर स्पर्म की एंट्री से मियोसिस 2 कंप्लीट कैसे हो जाता है? देखो, जैसे ही सेकेंडरी oocyte के अंदर कैल्शियम आने स्टार्ट हुए, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो गए, कैल्शियम बाहर निकलेगा जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बना लेगा। ये कैल्शियम क्या करते हैं? एक्टिवेट कराता है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बट इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेशन ऑफ एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करा देता है। और कौन से स्टेज में स्टक है सेकेंडरी oocyte? मेटाफेज। मेटाफेज में स्टक है, तो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स की भाई मेटाफेज से एनाफेज में जाओ, ये हमारा एनाफेज अपना पूरा कंप्लीट कर लेगा और उसका मियोसिस 2 फिनिश, वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यूटेड में वो कन्वर्ट होगा, स्पर्म उससे फ्यूज कर लेगा, अनफ्यूज करके जाइगोट बना देगा, बस। एक बार देखो इसको अच्छे से, देन बताओ कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। मैम हाँ जी, मैम जब स्पर्म अंदर जाएगा मैम, तब कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल बनेगा? हाँ, जब स्पर्म अंदर एंटर होगा ना, जैसे ही पॉलीस्पर्मी हुआ, मतलब जैसे ही हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुआ, एक स्पर्म अंदर एंटर होगा तो सेम टाइम पे सिग्नल मिल जाएगा एसईआर को कि कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन कर दो, स्पर्म एंटर हो चुका है। एंड देन वही आपका प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करा के वो प्रोसेस कराएगा और सेम टाइम पे वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बाहर सीक्रेट करा देगा। हाँ जी, मैम तो फिर जब आपने बोला कि ये अंदर चला जाएगा स्पर्म, तो जो ट्विन का केस होता है फिर उसमें वो दूसरा वाला स्पर्म तो एंटर ही नहीं कर पाएगा। अगर ट्विन वाला केस होता है ना, तो उसमें सेम टाइम पे 2 स्पर्म आते हैं, सेम टाइम पे, बिल्कुल सेम टाइम पे आते हैं वो। मैम जैसे रेस में कभी दो एथलीट रेस सेम में टाइम अगर पे 2 आते हैं। लोग एक सेम टाइम पे आके टच कर दे, सेम टाइम पे टच करेंगे तो दोनों को फर्स्ट पोजीशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? यस मैम। एक भी सेकंड का डिफरेंस नहीं हो, अगर 2 स्पर्म सेम टाइम पे आ रहे हैं, एक भी सेकंड का डिफरेंस आ गया दोनों के अंदर, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट वाला होगा वो डिपोलराइज करा के अंदर एंटर हो जाएगा। अब दूसरे वाला तो नहीं आ पाएगा क्योंकि भाई डिपोलराइज हो गई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहले वाले ने टच किया, एंटर हो गया, एकदम से डिपोलराइज हो जाएगी वो। जैसे रिबन पे आया, मैम रिबन टूट जाएगा, फिर उसके बाद कोई आता रहे।
मैम तो जब एक स्पर्म अंदर चला जाएगा तो मैम ये बाकी के स्पर्म बाहर मैम ये खत्म हो यहीं जाएंगे। पे, हाँ, ये यहीं पे डिग्रेड हो जाता है, इनका कोई रोल नहीं होता, क्योंकि स्पर्म का लाइफ स्पेन ही अराउंड 2 दिन का होता है। और अगर फर्टिलाइजेशन को पॉसिबल बनाना है तो उसके लिए स्पर्म और ओवा दोनों का साइमल्टेनियसली आना जरूरी है या नहीं है? सेम टाइम पे, जिस टाइम ओवा रिलीज हो रहा होगा सेम टाइम पे Yes. स्पर्म की एंट्री होगी, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मैम एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो मैम कब होता है एक्टिवेट? एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो कैल्शियम आया ना आपका सेकेंडरी ओसाइट के अंदर, ये कराता है, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स कराता है कैल्शियम। इसके ऊपर पीवाईक्यू भी आया हुआ है। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स कौन सा आयन कराता है? कैल्शियम की वजह से होता है। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है? मेटाफेज 2 को फिनिश कराने में हेल्प करता है। ओके डन है सबको यहाँ तक? Yes, ma'am. चलो, तो फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या बन चुका है? जाइगोट बन चुका है, नहीं बन चुका है? यस Yes, अब ma'am. देखते हैं कि जाइगोट से पूरा न्यूबॉर्न बेबी कैसे बनेगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बहुत इजी है। सबसे पहले मेरे पास क्या है? जायगोट। जाइगोट है। जाइगोट क्या होता है? यस यूनिसेल्युलर। Cellular. यूनिसेलुलर। जाइगोट के अंदर डिवीजन कराता है, एक सेल से दो दो सेल, 2 से 4 चार 4 सेल बनती है, 4 से आठ 8 8 सेल बनती है। ये तो बहुत है। 4 सेल 8 सेल। ठीक है। अब इनके बाहर देखो, एक चीज ध्यान से समझना, 8 सेल के बाहर हमारी अभी भी लेयर प्रेजेंट है, जोना पेल्यूसिडा। पेलिसिडा भी प्रेजेंट है। 2 टर्म होती है बच्चों, एक टर्म होता है क्लीवेज, एक होता है माइटोसिस। दोनों में क्या डिफरेंस होता है माइटोसिस और क्लीवेज में? सोचो। मैम माइटोसिस में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है और क्लीवेज में नंबर ऑफ सेल्स टूटती है। सेम होता है, बस साइज का डिफरेंस होता है। सपोज कर रहे हैं मेरी एक सेल है, ठीक है, इस सेल से 2 सेल बनेंगी, तो 2 सेल सेम साइज के अंदर बनेंगी ऐसे, फिर 4 बन रही है, इसी के अंदर ऐसे 4 बने। मैम माइटोसिस में अलग अलग सेल बन रहा है, उसमें एक ही स्ट्रक्चर को मल्टी सेलर बना। डिफरेंस ये आता है कि क्लीवेज में साइज में डिफरेंस नहीं आता, क्लीवेज में साइज में डिफरेंस नहीं आता, माइटोसिस में साइज में डिफरेंस आता है, बिकॉज साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। अब Yes. बात ये आती है कि देखो, फेलोपियन ट्यूब आपको थोड़ा बना के दिखा रही हूँ। अभी सपोज कर रहे हैं यहाँ पे आपका जाइगोट बना, ठीक है, एम्फिलोस्टोमिक जंक्शन में, फिर ये कहाँ पे गया? इस्थमस में गया। अब यहीं पे सपोज करो अगर मैंने माइटोसिस कराना शुरू कर दिया, तो भाई इसकी सेल का साइज यहाँ पे ये हो जाएगा। Yes, ma'am. वो तो फिर फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही डिग्रेड हो जाएगा। तो इसका मतलब Yes, ma'am. जब तक हमारा फर्टिलाइज एग फेलोपियन ट्यूब के अंदर है, इस वाले पार्ट के अंदर है, तब तक हम इसके अंदर माइटोसिस ना करा के क्या कराएंगे? क्लीवेज कराएंगे। मतलब कोई भी ऐसा डिवीजन कराएंगे भाई जिसमें साइज ना बढ़े, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। स्पेस कहाँ मिलेगा उसको? यूट्रस के अंदर मिलेगा। यूट्रस। तब यूट्रस के अंदर जब वो आएगा तब उसके अंदर माइटोसिस होगा। तो जैसे ही माइटोसिस होना स्टार्ट होगा, ये जोना पेलुसिडा लेयर फर्स्ट हो जाएगी, क्योंकि साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो बाहर वाली वॉल तो डिग्रेड होगी ही ना। यस मैम। रिलेट कर पा रहे इस वाले कॉन्सेप्ट को? मैम ये यूनिसेल्युलर से 8 सेल बना मैम, ये इसमें क्लीवेज हो रहा है। हाँ, ये क्लीवेज हुआ इसके अंदर, अभी 8 सेल में क्लीवेज हुआ।
ठीक है, फिर मैम क्लीवेज में है तो मैम सेम साइज रहेगी और माइटोसिस में मतलब डिफरेंट साइज हो जाती है, तो माइटोसिस एक में सेल साइज बढ़ डिफरेंट। जाता है, माइटोसिस में साइज बढ़ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा? एक लेयर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोप्लास्ट। ठीक है, और ऐसे बहुत सारा टिश्यू आ जाता है नीचे, ये वाला। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं जहां पे खाली स्पेस है वेजिटल वॉल, जहां पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है इसको बोलते हैं एनिमल वॉल। देखो ए पहले 2 सेल्स, फिर 2 से 4, फिर 8, फिर 8 से बीच में एक 16 सेल स्टेज आती है, फिर ये हमारे पास 32 से 64 स्टेज है। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। 16 सेल स्टेज को मोरुला। मोरुला। मोरुला से ब्लास्टुला बनता है, मोरुला से ब्लास्टुला। और ये जो नीचे इतनी सारी सेल्स है ना, इसको बोलते हैं हम आपका इनर सेल। यही इनर सेल मास के अंदर इन्हीं सेल को हम स्टेम सेल्स भी बोल देते हैं। स्टेम सेल्स है मतलब जिनके पास पावर है एक पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म भी बनाने की। ठीक है, अब क्या होगा देखो ध्यान से समझना है। यहाँ पे एक प्रोसेस होता है। क्या होता है प्रोसेस? यही ब्लास्टोसिस्ट आपका इम्प्लांट होता है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब ये है कि भाई अब इस फर्टिलाइज एग को एक ऐसा सेफ जगह चाहिए यूट्रस के अंदर जहां पे पूरे के पूरे 9 मंथ तक रह पाए और जितना मर्जी उतना ग्रो कर पाए, जगह भी हो वहां पे, प्लेंटी ऑफ स्पेस हो बहुत सारा। तो अब इम्प्लांट होगा। इम्प्लांट हमेशा कहाँ पे होता है? यूट्रस के अंदर होता है। यूट्रस में। यूट्रस के कौन फर्टिलाइजेशन के कौन से डे पे इम्प्लांटेशन होता है? 7th। 7th डे पे होता है। इसको याद रखने का तरीका हुआ है, ओव्यूलेशन कहाँ पे होता है? 14th डे पे, और यूट्रस इम्प्लांट हो जाता है 7th डे पे। क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम, अभी देखो ये वाला प्रोसेस चल रहा है, 7 ही दिन हुए हैं अभी। कॉर्पस ल्यूटियम अभी भी ओवरी के अंदर होगा ना अभी कॉर्पस ल्यूटियम। कब तक रहेगा? जब तक यहाँ पे प्लेसेंटा नहीं बन जाता। जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जाता तब तक कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा। तो 7 दिन में इम्प्लांट हो जाता है, उसके बाद प्लेसेंटा बनना शुरू होता है। हैचिंग प्रोसेस में इस वाले प्रोसेस को देखो कैसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है। इसके अंदर जितना भी इनर सेल मास है ना, ये सारा का सारा बाहर निकल के आएगा ऐसे। हैचिंग में होता है ना, एग हैच होता है, बिल्कुल ऐसा प्रोसेस होता है सेम। अब जो मैं आप लोगों को केस बता रही थी ना कि बच्चों एक सेल होता है वो टूट के अलग हो जाता है, फिर उससे पूरा का पूरा एक नया एम्ब्रियो बन जाता है, 2 फीटस बन जाता है बिल्कुल आइडेंटिकल, वो यहीं पे होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हैचिंग, जो इम्प्लांटेशन से पहले कराते हैं। यहीं पे क्या हुआ? ब्लास्टोसिस्ट की एक सेल को बोलते हैं ब्लास्टोमियर। इफ वन ब्लास्टोमियर, एक भी ब्लास्टोमियर रिलीज हो गया यहाँ से अलग, रिलीज्ड आउट, तो क्या बना लेगा? न्यू एम्ब्रियो बना लेगा। एम्ब्रियो। ऐसे केस में जो नए ट्विंस बनेंगे उनको क्या बोलेंगे? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मतलब एक ही जाइगोट से बने ना ये, तो ये ऐसे वाले ट्विंस होंगे जो बिल्कुल सेम काम परफॉर्म करेंगे, बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट केस। सबसे पहले जो मेरे इम्प्लांटेशन से पहले होता है ना क्या बेटा? मैम, ये इम्प्लांटेशन से पहले होता है ना? हाँ, इम्प्लांटेशन से पहले होता है, एग्जैक्टली। इम्प्लांटेशन से पहले हैचिंग होता है। फिर अब ये हैचिंग में क्या होता है ना, बाहर वाली लेयर हमारी ट्रोपोब्लास्ट लेयर है यहाँ पे। तो ये जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर होती है, इस ट्रोपोब्लास्ट के पास सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्लू सेल्स।
या फिर रोबर सेल्स। ये रोबर सेल्स हेल्प करते हैं इस ब्लास्टोसिस्ट को किससे, आपकी एंडोमेट्रियम से चिपकने में, एंडोमेट्रियम से बाइंड अप होने में। इसीलिए इनका नाम ग्लू सेल्स रखा गया है। बताओ ये वाली चीज समझ में आई क्या? Yes, ma'am. यस मैम। चलो इतना सबको क्लियर हुआ। फिर अब इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लो एक बार, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या बताया मैंने आपको? अटैचमेंट होता है किसका? ब्लास्टोसिस्ट का। Developing blastocyst. कहाँ पे? ब्लास्टोसिस्ट का टू द Uterus. यूट्राइन यूट्रस। वॉल। कब होता है? एट 7th डे। Seventh day. ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद ये होता है। मैम एक बार, हाँ जी, मैम जैसे ये इम्प्लांटेशन 7th डे के बाद होता है, तो मैम ओव्यूलेशन 14 डे पे होता है, कॉर्पस ल्यूटियम मैम तब भी ओवरी में होगा? क्योंकि 7th डे पे हो रहा है, 14 दिन तक वो रहेगा अभी कॉर्पस ल्यूटियम, 14 दिन के बाद वो डिग्रेड होगा, तब तक वहां पे प्लेसेंटा बन जाएगा। क्योंकि अगर कॉर्पस ल्यूटियम 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन हो चुका है और इम्प्लांटेशन भी हो गया, एंड आपका सपोज करो कि आपका यहाँ पे प्लेसेंटा नहीं बना, प्लेसेंटा बनने में लेट हो रहा है और कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड हो गया, तो बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होगा, नहीं होगा? कम हो जाएगा। यस मैम। डाउन होगा। अब जैसे ही वो डाउन होगा, एंडोमेट्रियम लेयर डिग्रेड, और जो इम्प्लांट हुआ था वहां पे ब्लास्टोसिस्ट वो भी डिग्रेड, मिसकैरेज हो जाता है। ओके मैम। ठीक है। आफ्टर इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम के अंदर जो हमारा डिग्रेड, एंडोमेट्रियम के अंदर जो अटैच हुआ ब्लास्टोसिस्ट, उसको एंडोमेट्रियम ना बोल के उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डेसिडुआ। दिस इज नोन एज डेसिडुआ। लिखो इतना। लिख लिया मैम। लिख लिया? क्या बेटा? मैम डेसिडुआ बता दो क्या है। बेटा इम्प्लांटेशन कौन सी यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर हुआ, तो जब इम्प्लांटेशन हो जाता है ना, तो उसको एंडोमेट्रियम ना बोल के सिर्फ डेसिडुआ बोल देता है। टर्म है बस ये। आफ्टर इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम को हम डेसिडुआ बोलेंगे। ठीक है। अब ये जो डेसिडुआ होता है ना बच्चों, 3 टाइप से होता है। कैसे? पहली होती है डेसिडुआ पेसेलिस, डेसिडुआ पैरिडेलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस। अभी डेसिडुआ बेसेलिस, याद है एंडोमेट्रियम के अंदर 2 लेयर्स थी, एंडोमेट्रियम स्ट्रेटम बेसेलिस, स्ट्रेटम फंक्शनलिस, यस मैम। ना? तो बेसेलिस बनाने का काम करती थी या नहीं करती थी? स्ट्रेटम फंक्शनलिस जब एवरी मंथ डिग्रेड होती थी, है ना? बेसेलिस Yes, ma'am. यहाँ पे भी ये फॉर्मेशन का ही काम करती है। किसका फॉर्मेशन कराती है? ये कराती है फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। पैरिडेलिस का क्या होता है? पैरिटेलिस का काम आप ऐसे लिख लो, सिर्फ और सिर्फ ना ये क्या करती है, एक आपका जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा उसके पैराइटल साइड में एक लेयर बनाने का काम करती है। सिर्फ ये एक लेयर होती है, ये ऐसे लिख लो, लेयर। ये सब ना मैं अभी आप लोगों को यूट्यूब के एनिमेशंस में दिखाऊंगी। लेयर अराउंड पैराइटल साइड ऑफ एम्ब्रियो। देखो
एम्ब्रियो के पेराइटल साइड में एक लेयर है, लेकिन याद रखना कभी भी एम्ब्रियो से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती, अटैच्ड नहीं होती बिल्कुल भी, ये सिर्फ उसके साइड में प्रेजेंट होती है। और कैप्सुलरिस का काम क्या होता है? पूरे एम्ब्रियो के चारों तरफ एक कैप्सूल लेयर बनाने का काम करता है ये भी अभी दिखाती हूँ सब आपको। फॉर्मेशन ऑफ कैप्सूल अराउंड एम्ब्रियो के चारों तरफ ये कैप्सूल बनाने का काम करती है। तो अब तक हमने सिर्फ ये देखा कि भाई जायगोट के अंदर दो टाइप के डिवीजन हो रहे हैं, कौन कौन सा? क्लीवेज हो रहा है और माइटोसिस हो रहा है। फिर हमारा एम्ब्रियो बन कैसे रहा है? पहले वो इम्प्लांट होगा, इम्प्लांट कहाँ पे होगा? एंडोमेट्रियम के अंदर होगा, 7th डे पर होगा। फिर वहीं पे उसका सारा का सारा प्रोसेसिंग होगा। क्या क्या प्रोसेसिंग होगा? सबसे पहले एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ बोलेंगे, उसके अंदर 3 लेयर होंगे, बेसिलस जो प्लेसेंटा बनाएगी, फिर पेरिडाइलिस, फिर आपका कैप्सुलरी, ये सारी की सारी अलग अलग लेयर्स इसके अंदर प्रेजेंट होगी। अब एक छोटा सा टॉपिक है, जस्ट प्लेसेंटा के बाद, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा? प्लांटेशन। यहाँ पे खाली स्पेस था, उसको मैं कौन सा पोल बोल रही थी बच्चों? वेजिटल। और जहाँ पे मास ऑफ टिश्यूज था, एनिमल पोल। जब इम्प्लांट हो गया, ये जो प्रोसेस मैं बता रही हूँ ना, प्रोसेस कब कहाँ चल रहा है? एंडोमेट्रियम के अंदर जब हमारा ब्लास्टोसिस्ट है ना, तब चल रहा है। इसके ऊपर जो ट्रोपोब्लास्ट वाली लेयर थी ना, वो ट्रोपोब्लास्ट लेयर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक तो कॉन्टिन्यूस कवरिंग रहेगी, उस कॉन्टिन्यूस कवरिंग को बोलेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट, और एक जगह पे ऐसे मास बन जाएगा ट्रोफोब्लास्ट, उसको हम बोलेंगे सिनसाइटिट्रोफोब्लास्ट। अब यही सिनसाइटिट्रोफोब्लास्ट आगे जाके कोरियोनिक विलाई बनाएगा। कोरियोनिक विलाई एकदम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। अरे यार ये क्या हो गया? आपकी स्लाइड क्या हो गई? डिलीट हो गया। चलो फिर से बनाते हैं। बाहर वाला साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। एक जगह पे मास होता है बहुत सारा ट्रोफोब्लास्ट का, इसको बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। यही हमारा कोरियोनिक विलाई बनाने का काम करता है, ठीक है। अब जो मेरा नीचे की साइड में ये इनर सेल मास था ना, ये यस बहुत मैम। सारा। अब इनर सेल मास भी ना अपने आप को देखो कैसे अरेंज कर लेता है। इसको प्रॉपरली अब बना के दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, कैसे बन जाता है ये। एकदम कुछ तो लॉन्ग ऐसे सिलेंडर टाइप की सेल्स बन जाएंगी, कुछ इसके ऊपर ऐसे अरेंज हो जाएंगी, तो लेयर्स बन जाएंगी। जैसे उसमें फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर भी था ना, एक हाइपोकोटाइल, एक एपिकोटाइल। यस मैम। यहाँ पे हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट। एपिब्लास्ट। यही एपिब्लास्ट आगे जाके जर्मिनल लेयर्स बनाने का काम करेगा, फिर जर्म डिस्क बनाएगा। कैसे? एक्टोडर्म बनाएगा, यही एंडोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है। ये प्रोसेस चला है किसके अंदर? इम्प्लांटेशन होने के बाद। फिर 15th डे हो जाएंगे जब फर्टिलाइजेशन के, फर्टिलाइजेशन में प्रोसेस स्टार्ट होगा, कौन सा? गैस्ट्रुलेशन। सबसे पहले मोरुला बना, मोरुलेशन,
ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टुला के बाद इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद गेस्टुलेशन। ठीक है, अब देखो गेस्टुलेशन में क्या होगा। है ना, ये एपिब्लास्ट ऐसे सेंटर में इकट्ठा हो जाते हैं बिल्कुल, ये सेंटर में हो गई। और सिंसाइटियो जो ट्रोपोब्लास्ट है ना, वो ऐसे अरेंज हो जाता है ऐसे। और सिंसाइटियो ने क्या बनवा लिया यहाँ पे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, यस मैम, विलाई। कोरियोनिक विलाई Ionic ना, villi. ये देखो ऐसे कोरियोनिक विलाई हमारा बन गया यहाँ पे। दिस इज द कोरियोनिक विलाई। विलाई। और ये जो सेंटर में लेयर आ गई कौन सी वाली है हमारी, दिस वन इज एपीब्लास्ट। एपिब्लास्ट। और जितना ये हाइपोब्लास्ट था ना, ये हाइपोब्लास्ट में नीचे की साइड ऐसे इकट्ठा हो गया सारा, हाइपोब्लास्ट। और इसके अंदर एक फ्लूइड भर चुका है आके, दिस फ्लूइड इज नोन एज एमनियोटिक। Amniotic fluid. अगर हमें किसी बेबी का सेक्स डिटरमाइन करना है तो किससे डिटरमाइन कराता है वो, Amniotic fluid. एमनियोटिक फ्लूइड से डिसाइड कराता है। ठीक है, ये हो गया। ऊपर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, नीचे की साइड यॉर्क सैक बन जाता है। यॉर्क सैक। ये है हमारा पूरा डायग्राम बेस, जितना मेरे को आप लोगों को बताना था। अभी थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं। मैम एमनियोटिक फ्लूइड से हम कैसे बता सकते हैं जेंडर? एमनियोटिक फ्लूइड से कैसे बताते हैं, जब भी कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो क्या किया जाता है, उसके यूट्रस के थ्रू उसमें एमनियोटिक फ्लूइड को एक इंजेक्शन या सिरिंज के थ्रू निकाला जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड, ये पूरा प्रोसेस समझाऊंगी मैं आपको, एमनियोसेंटेसिस वाला थोड़ा सा डिटेल है, ये टाइम लगेगा इसमें, इसी चैप्टर में समझाऊंगी। अभी थोड़ा सा ना मेरे को आप लोगों को वीडियोस दिखानी है, ताकि ये जो चीजें मैंने समझाया ना आपको क्लियर हो जाए। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। मैम आज तो प्रैक्टिकल भी हुआ था इसका। कौन से वाले टॉपिक का? ब्लास्टोमा। मैम ब्लास्टोमर और स्पर्म का हुआ था। तो अभी रुक जाओ बेटा, बस 10 मिनट रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है अभी, 10 मिनट्स बस। बिकॉज जितना अभी समझा है ना, अभी एनिमेशन के तो थोड़ा सा वो रिकैप हो जाएगा आप लोगों का, एंड आपको पता भी चल जाएगा कितनी चीजें समझ में आई है, कितनी चीजें नहीं समझ में आई है। दिख रहा है ना सबको? हॉस्पिटल जाने के लिए देर हो रही है, पर Fertilization is the epic story of a single sperm facing ये सब स्पर्म्स है। मम्मी रियल कैसे होता है? सब स्पर्म्स है जो मूव कर रहा है। मैम ऐसे बैक्टीरियोफेज की तरह नहीं लग रही है? बैक्टीरियोफेज की तरह नहीं, स्पर्म्स यूट्रस के थ्रू फेलोपियन ट्यूब तक जाएंगे। अब देखो कुछ स्पर्म्स तो यहीं पे स्टक हो गए नहीं हो गए स्टक, बहुत सारे यस मैम। स्पर्म्स से अपनी फर्टिलिटी यहीं पे, मोटाइलिटी यहीं पे स्टॉप हो गया। बहुत ही कम स्पर्म्स होते हैं जो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाता है, और अगर स्पर्म फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच भी पाता है ना, तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर हम लोगों ने पढ़ा ना, वो सीलिया प्रेजेंट होता है। बहुत सारे स्पर्म Yes, होते हैं ma'am.
के अंदर स्टक हो जाता है, उस सीलिया के अंदर स्टक हो जाता है, जो आगे जा ही नहीं पाता है। आप देखना आगे। मैम इनकी मोटिलिटी भी कम हो गई। बहुत कम हो जाती है। देखो बहुत ही कम स्पर्म होंगे जो जाएंगे। ये एग है, सिर्फ स्पर्म का हेड वाला पार्ट अंदर एंटर होता है, टेल वाला पार्ट बाहर रह जाता है पूरा। ये सीलियाज, देखो कितने सारे सीलिया में स्टक है। यस मैम, स्टक हो गए। इसे कॉल आ रहा है। देखो स्पर्म सबसे पहले किसको, जोना पेलिसिडा को टच कर रहा है। कितने एक सारे, ही है। देखो कितने सारे स्पर्म्स हैं, कितने सारे स्पर्म्स हैं, सिर्फ एक ही एंटर हो पाएगा अंदर लेकिन। अब और कोई स्पर्म बाहर, अब कोई और स्पर्म नहीं जा पाएगा। मैम ये फिम्बरी है जो उन्होंने एग ओवरी को कंटेन कर रखा है। ये लेयर है बाहर वाली, कोरोना रेडिएटिव वाली। नहीं मैम, जो ये एग्स हिल रहे ब्लू ब्लू कलर की। ये सिर्फ स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ है, ऐसा फिमरी कुछ स्ट्रक्चर्स नहीं होता, सिर्फ दिखाया हुआ है बीच में यहाँ पे ये। ये क्या है ब्लैक? जेनेटिक मटेरियल दिखाया हुआ था। यस मैम। अभी थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो जाएगा, रुको मैं वीडियो चेंज करती हूँ, दिखाती हूँ। देखो ओव्यूलेशन वाला दिखाते हैं आपको। ओव्यूलेशन का है, ध्यान से देखना है इसको भी। एलएच सर्ज में सिग्नल किसने दिया, एस्ट्रोजन ने सिग्नल दिया हाइपोथैलेमस को। कब एलएच सर्ज हुआ, ये देखो ओवरी से बाहर आ रहा है ओवा। जिसमें
मैम ये फिम्बरी है ना? हाँ ये फिल्मरी है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पिक किया जिसने। अब देखो ऑस्टिया के थ्रू अंदर एंटर हुआ ये। ये हुआ। ठीक है, तो बच्चों ट्राई करना, इसके और भी एनिमेशंस मैं आप लोगों के लिए ना लेके आऊंगी, जिसमें पूरा का पूरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स दिखा रखा होगा। वो आप लोगों के लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा समझना। ठीक है, चलो ओके। बोलो, जल्दी से मेरे को अटेंडेंस लगवा दो आप लोग। एक सेकेंड ना, मैं नाम बोलूंगी। यस मैम, आप लोगों को बोल लो। ओके मैम। अक्षत है बेटा, हैंड रेज नहीं करना, चाहे चैट सेक्शन में लिखना। यस मैम, अक्षत है। निगम, प्रेजेंट मैम। अक्षत नहीं है। साक्षी, यस मैम। कोमल, दीपक, यस मैम। वंशिका, गुंजन, यस मैम। श्रेषी, प्रेजेंट मैम। गायत्री, यस मैम। अनुष्का, राधिका, प्रेजेंट मैम। जोया नहीं है। प्रियांशु, यस मैम। अनुष्का, अनुष्का कुमारी, अक्षत, सिर्फ अनुष्का, लक्ष्मी, अर्पिता, मेघा, प्रेजेंट मैम। अर्पिता, मेघा भी है। अर्पिता इज और प्रेजेंट। कौन? आलम, अशार आलम मैम वो लीव कर गया। आया था। मनीषा भी है। प्रजबोध कौर, प्रेजेंट मैम। जुनेद। प्रेजेंट मैम। ठीक है, तो कितने बच्चे हमारे पास है? सिर्फ 14 बच्चे आए थे क्या क्लास में? भी ज्यादा बच्चे आए थे। मैम मेरा जिसका नाम रह गया, जिसका मैम मैंने मेरा नाम नहीं, आयुष बंसल। जिसका नाम नहीं बोला, अपना नाम और स्टूडेंट आईडी चैट सेक्शन में लिखना। अनुष्का को तो मैंने बोला, अनुष्का दुबे, अनुष्का कुमारी, दो बोले। दोनों में से कौन? अनुष्का दुबे या अनुष्का कुमारी? ये सिर्फ अनुष्का। क्या बेटा? अच्छा सिर्फ, अरे बोला था मैंने नाम, आपने यश मैम नहीं बोला। मैम मेरी आपने कल की लगा दी थी फिर लगाती थी। मैम, क्योंकि उस टाइम मेरा नाम नहीं था ना उसमें। कौन है? आयुष बंसल। आयुष, आप काफी दिन से क्लास नहीं ले रहे थे क्या? नहीं मैम मैं ले रहा था, एक दो दिन छूट गई थी बस। मैं डॉक्टर के एक पास गया था ना, इसलिए मैंने आपको कॉल करा था और आपने अटेंड नहीं कहा। कॉलिंग के लिए मेरा नंबर अवेलेबल नहीं है एक्चुअली। मैंने सिर्फ व्हाट्सएप पे करा था आपको। सिर्फ व्हाट्सएप वाला बेटा, इतनी सारी कॉल्स आती है ना दिन में, क्योंकि अराउंड 1000 बच्चों के पास मेरा नंबर है। अच्छा मैम। डेली में 100 कॉल्स तो आती आती हैं। हाँ, सिर्फ दिन में नहीं, 12 बजे रात में अर्ली मॉर्निंग कॉल आती है, क्लासेस के बीच में इतना है। अच्छा वंदना, नितिका, आप भी बेटा स्टूडेंट आईडी भेज दो एक बार अपना। मैम आपने हमारी अटेंडेंस लगाई आज की? किसका 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 बोल रहे हो? एक सेकेंड। अक्षत का तो नाम बोला आप था। फ्री कब रहते हो? अक्षत बेटा फ्री, आप काम बताओ, काम क्या है, उस अकॉर्डिंग बताऊंगी फिर। मेरे को कुछ बुक का पूछना था, अभी पूछ लो। रेफरेंस बुक। मैम अभी पूछ जैसे ऑब्जेक्टिव के लिए डॉक्टर एल बेस्ट रहती है ना?
ऑब्जेक्टिव के लिए डॉक्टर अली का मैंने पीडीएफ दिया हुआ है ना आप लोगों को। नहीं मैम, तो बुक भी है, मैंने ले ली थी 11th-12th में, तो वो ठीक रहती है ना मैम, मतलब। हाँ, वो काफी अच्छी है लेकिन उसको अभी फॉलो करना, एग्जाम टाइम पे नहीं कर पाते उसको, क्योंकि उसके अंदर 300 भी क्वेश्चन है एक एक चैप्टर हाँ से। मैम, क्वेश्चंस का लेवल 11th ज्यादा के तो है, कर लिए थे, 12th के स्टार्ट में कर दिया है। तो साथ ही साथ करोगे तो बहुत सही रहेगा। एमटीजी की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी ना, पीवाईक्यूज वगैरह नहीं फिर लगाने की? एमटीजी तो मैं क्लास में निपटा देती हूँ सारा आपका। अच्छा, एमटीजी मत मैं लेना, सिर्फ डॉक्टर अली फॉलो करता हूँ, क्योंकि वो अच्छी है, ये एनसीईआरटी के लाइंस में से क्वेश्चन दिए हैं उसमें। करना। और एग्जाम जब आप लोगों का नीट एग्जाम होगा ना, उससे 1-2 महीने पहले एफएसटी का कोई बुक खरीद लेना, जिसमें अराउंड 20 के पेपर्स होंगे। एग्जाम से पहले ही खरीदना। मैम जो वो आपने भी है मेरे पास, मैंने खरीदी मैं थी। आप शेयर कर देना। हाँ मैं शेयर कर दूंगी। तभी अभी सिर्फ जितना एमटीजी तो जनरली हम लोग कर ही लेंगे। लोग डॉक्टर अली से करना चाहो तो डॉक्टर अली से कर सकते हो, आपका चॉइस है। ठीक है। हाँ बेटा, आप लीव कर सकते हो, क्लास मैम ओवर। यस मैम हम एक जागृति। चीज पूछनी थी कि आप आपकी एक बार जो चेक कर लो कि अटेंडेंस में दिक्कत तो नहीं है। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं अटेंडेंस में आपका। अभी तो मैंने लगा दिया आपको, बस इतना ध्यान रखना कि अटेंडेंस ना आपका 90% या 95 से ज्यादा ही होना चाहिए। बिकॉज फिर ना ऑफलाइन स्टडी मटेरियल बच्चों को जो मिलेंगे ना, वो अटेंडेंस और आपके वीकली जो टेस्ट होता है ना उसके मार्क्स के बेसिस पे मिलेंगे। रेजोनेंस का मटेरियल्स वो आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे प्रिंटेड। एंड्योरेंस। मैम हाँ बोलो मैम मनीषा। मैम अभी मेरे पास एक लड़की का कॉल आया था तो किसका कॉल आया था मनीषा? मैम अवंती से आया था। क्या बोल रहे थे? मार्क्स के लिए बोल रहे होंगे, मार्क्स आपके कितने अच्छे हैं। मैम मैंने रिसीव नहीं किया कि क्लास चल रही थी ना, फिर लीव हो जाती इस वजह से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जागृति आप कुछ बोल रहे थे? यस मैम मैम हमारे ना मतलब सिस्टर की वेडिंग थी, डेट्स व्हाई हम प्रीवियस कुछ क्लासेस नहीं ले पाए। और मैम यूट्यूब पे भी आपके अभी तक वीडियोस नहीं आए, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बेटा यूट्यूब पे तो वीडियोस हैं, सारी की सारी हैं। मैम मेरे को सिर्फ आपकी 4 वीडियोस दिख रही हैं जो कि फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। मैम 4 ही है यूट्यूब पे। मैं चेक कर लूंगी एक बार, नहीं और होगा तो। मैम बिटली लिंक पे भी अपलोड नहीं हुई है। मैं आप लोग उसमें ग्रुप में ऐड हो ना, 2024 वाले ग्रुप में। यस मैम ऐड है। उस ग्रुप में चेक करना, उसका डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, लिंक ट्री करके। उस लिंक ट्री में सारे लेक्चर हैं, चैप्टर 1 2 3, जो भी लेक्चर देखना है लेक्चर वाइज वहां पे अपलोडेड है, वहां से देख लेना। ओके मैम। ठीक है। और मैम हमारी आज की अटेंडेंस आपने लगा दी? हाँ मैंने अटेंडेंस लगा दी है। ओके मैम। बाय मैम, थैंक यू। ओके मैम, बाय मैम।